साल था 2010। तारीख थी 19 जनवरी। जगह थी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक, दुबई अल बुस्तान रोटाना होटल का कमरा नंबर 230 में एक शख्स मृत पाया गया। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी थी। शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। कमरे में किसी संघर्ष या हाथापाई के कोई सबूत नहीं थे। शुरुआती जांच में दुबई पुलिस ने इसे एक साधारण हार्ट अटैक मानकर फाइल बंद करने की तैयारी कर ली, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी सच्चाई सामने आई जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो हमास का एक टॉप कमांडर महमूद अल मबहू था, जो हथियारों की तस्करी के लिए दुबई आया था। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। दुबई पुलिस ने पाया कि इस एक आदमी को मारने के लिए अलग अलग देशों से 27 लोग दुबई पहुंचे थे। ये लोग कोई खूंखार क्रिमिनल नहीं लग रहे थे। कुछ टेनिस खिलाड़ी के भेष में थे, कुछ आम टूरिस्ट लग रहे थे और कुछ बिजनेसमैन। इन्होंने यूरोपियन देशों के असली पासपोर्ट पर नकली नाम और पहचान के साथ यात्रा की थी। ये 27 लोग अलग अलग होटलों में रुके, अलग अलग फ्लाइट से आए। इन्होंने एक दूसरे से सीधे बात करने के बजाय ऑस्ट्रिया में बैठे एक कमांड सेंटर के जरिए बात की। जब अल मबहू अपने कमरे में गया तो उनमें से कुछ लोग एक मास्टर की के जरिए कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उसे एक ऐसा जहर दिया जो हार्ट अटैक जैसा लगे। उसे तकिए से दबाया, कमरे को अंदर से लॉक किया और कुछ ही घंटों के अंदर वो 27 के 27 लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में गायब हो गए। ना कोई शोर, ना खून का एक कतरा, ना कोई सुराग। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, और इस अचूक, अदृश्य और खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया था दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद ने। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टैंक, तोप, फाइटर जेट और सीमा पर लड़ते सैनिकों की तस्वीर आती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध वो है जो कभी टीवी पर नहीं दिखता। ये युद्ध अंधेरे में लड़ा जाता है। इस युद्ध में कोई वर्दी नहीं होती, कोई नियम नहीं होते, और पकड़े जाने पर कोई देश आपको अपना नागरिक मानने से भी इनकार कर देता है। ये दुनिया है जासूसों की, खुफिया एजेंसियों की। आज हम बात करेंगे दुनिया की 3 सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमय और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ। दुनिया भर में हमेशा ये बहस होती है कि इनमें से सबसे बेहतरीन कौन है, तकनीक में कौन आगे है, खौफ किसका ज्यादा है। और जब बात जमीन पर खुफिया मिशन को अंजाम देने की आती है तो असली बाप कौन है? इस सवाल का जवाब किसी एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब छुपा है इन एजेंसीज के इतिहास में, इनके द्वारा किए गए उन ऑपरेशंस में जिन्होंने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल कर रख दिए। तो चलिए इस अंधेरी दुनिया के सबसे गहरे राज खुलते हैं और हर एक एजेंसी की ताकत, उनकी कमजोरी और उनके काम करने का तरीके का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एजेंसी की जिसके नाम से ही उसके दुश्मन कांप उठते हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद का पूरा नाम है मोसाद ले मोदीन उले ताफकीदीम मेयुखादीम, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। 1949 में बनी इस एजेंसी का सिद्धांत बहुत साफ है, बाय वे ऑफ डिसेप्शन दाउ शैल टू वॉर, यानी छल के रास्ते से तुम युद्ध करोगे। इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा छोटा सा देश है जो चारों तरफ से उन देशों से घिरा है जो उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए इजराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने दुश्मनों के दिमाग में ऐसा खौफ पैदा करना कि वे इजराइल की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचें। मोसाद इसी खौफ का दूसरा नाम है। मोसाद को दुनिया उसकी रूथलेसनेस और कभी ना भूलने वाली फितरत के लिए जानती है। अगर आपने इजराइल का नुकसान किया है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, मोसाद आपको ढूंढ निकाल लेगी। इसका सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है म्यूनिक ओलंपिक 1972 और ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। 5 सितंबर 1972 की सुबह जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेल चल रहे थे। पूरी दुनिया खेल के जश्न में डूबी हुई थी। तभी ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकी गुट के 8 हथियारबंद लोग ओलंपिक विलेज की बाउंड्री फांदकर अंदर घुस गए। उनका निशाना था इजरायली एथलीट्स का हॉस्टल। उन्होंने 11 इजरायली खिलाड़ियों और कोच को बंधक बना लिया। जर्मन पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बुरी तरह फेल हो गया और आतंकियों ने सभी 11 इजरायली खिलाड़ियों को बेरहमी से मार डाला। पूरी दुनिया सन्न रह गई। इजराइल में मातम पसर गया। उस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर
उन्होंने मोसाद के चीफ को बुलाया और एक लाइन में आदेश दिया, सेंड फोर्थ द बॉयज, यानी लड़कों को भेज दो। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे लंबा, सबसे खूंखार और सबसे खुफिया बदला, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। मोसाद ने उन सभी लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की जो इस म्यूनिक हमले के मास्टरमाइंड थे या जिन्होंने इसमें मदद की थी। इस लिस्ट में 11 नाम थे जो यूरोप के अलग अलग देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। मोसाद की एक स्पेशल यूनिट किडोन को यह काम सौंपा गया। किडोन का हिब्रू में मतलब होता है भाला। ये मोसाद की वो यूनिट है जो सिर्फ टारगेटेड किलिंग यानी हत्याएं करती है। मोसाद के एजेंट्स यूरोप के अलग अलग शहरों में फैल गए। उन्होंने एक एक करके म्यूनिक हमले के गुनहगारों को मारना शुरू किया। किसी को रोम में उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया तो किसी को पेरिस में उसकी कार में बम लगाकर उड़ा दिया गया। एक आतंकी को साइप्रस में उसके होटल के बिस्तर के नीचे बम लगाकर मारा गया। मोसाद ने सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे मारा कि दुनिया और आतंकियों को पता चले कि ये इजराइल का बदला है। मोसाद ने इस ऑपरेशन को 20 सालों तक चलाया। वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने लिस्ट के आखिरी आदमी को जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया। मोसाद ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम भूलते नहीं और हम माफ नहीं करते। मोसाद की ताकत सिर्फ हत्याएं करना नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसान के जरिए जासूसी करने में भी वे माहिर हैं। क्या आपने एली कोहेन का नाम सुना है? ये मोसाद का वो जासूस था जिसने सीरिया को अंदर से खोखला कर दिया था। एली कोहेन एक सीरियाई बिजनेसमैन कामिल अमीन थाबित बनकर सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा। उसने वहां के बड़े बड़े नेताओं, सेना के जनरलों और मंत्रियों से इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि उसे सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने की बात चल रही थी। एली कोहेन सीरिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में जाता, वहां की तस्वीरें खींचता और रेडियो के जरिए मोसाद को भेजता। उसने सीरिया की गोलन हाइट्स की पहाड़ियों पर सीरियाई बंकरों के पास यूकलिप्टस के पेड़ लगवा दिए, ये कहकर कि सैनिकों को धूप से छांव मिलेगी। लेकिन असल में ये मोसाद के फाइटर जेट्स के लिए निशाना लगाने का एक मार्कर था। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने इन्हीं पेड़ों को देखकर सीरियाई बंकरों पर बमबारी की और चंद घंटों में जंग जीत ली। हालांकि बाद में एली कोहेन पकड़ा गया और उसे सरेआम फांसी दे दी गई, लेकिन वो मोसाद की उस क्षमता का प्रतीक है कि वे दुश्मन के घर में बैठकर उसे खत्म कर सकते हैं। आज के दौर में मोसाद तकनीक में भी बहुत आगे है। 2020 में उन्होंने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को उनके देश की राजधानी तेहरान में मार गिराया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस हत्या को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेस सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन ने अंजाम दिया था। मशीन गन एक पिकअप ट्रक में छुपाई गई थी और इजराइल में बैठे मोसाद के एजेंट्स ने स्क्रीन पर देखकर गोलियां चलाईं। जैसे ही साइंटिस्ट की मौत हुई, वो पिकअप ट्रक खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया ताकि कोई सबूत न बचे। मोसाद का खौफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका बजट CIA जितना नहीं है, उनके पास अमेरिका जितने संसाधन नहीं है, लेकिन उनका मोटिवेशन लेवल सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनके लिए ये नौकरी नहीं, उनके देश के अस्तित्व की लड़ाई है। अब समंदर पार चलते हैं और बात करते हैं उस खुफिया एजेंसी की जिसे दुनिया का ग्लोबल मॉनिटर या बिग ब्रदर कहा जाता है, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। अगर मोसाद एक सर्जिकल ब्लेड है जो सटीकता से काटती है, तो CIA एक विशालकाय हथौड़ा है जो पूरी की पूरी इमारत को गिराने की ताकत रखता है। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद CIA का गठन हुआ था। इसका मुख्य मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया भर की खुफिया जानकारी देना और अमेरिकी हितों की रक्षा करना था। CIA की सबसे बड़ी ताकत है उसका अथाह पैसा और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। CIA का सालाना बजट इतना ज्यादा है कि दुनिया के 80% देशों का तो पूरा रक्षा बजट भी उतना नहीं होता। उनके पास आसमान में तैरते हजारों सैटेलाइट्स हैं जो धरती के किसी भी कोने में चल रही एक चींटी की हरकत को भी जूम करके देख सकते हैं। उनके पास प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी टारगेट पर मिसाइल दाग सकते हैं। CIA दुनिया की इकलौती ऐसी खुफिया एजेंसी है जो किसी देश की सरकार को गिराने और नई सरकार बनाने का काम खुलेआम करती आई है। 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को सत्ता से हटाने का ऑपरेशन अजैक्स CIA ने ही रचा था।
1960 के दशक में क्यूबा के नेता फिडेल कास्त्रो को मारने के लिए CIA ने सिगार में बम लगाने से लेकर जहर वाले पेन तक सैकड़ों तरीके आजमाए। लेकिन CIA का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक मिशन था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने का ऑपरेशन। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद CIA ने कसम खाई थी कि वो लादेन को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन लादेन ने मोबाइल फोन, इंटरनेट और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। वो दुनिया के राडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। CIA की अरबों डॉलर की तकनीक फेल हो गई थी। तब CIA ने पुराने तरीके का इस्तेमाल किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस। उन्हें लादेन के एक भरोसेमंद कुरियर अबू अहमद अल कुवैती का सुराग मिला। CIA ने सालों तक उस कुरियर का पीछा किया। ये पीछा करते करते वे पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े से सफ़ेद कंपाउंड तक पहुंचे। ये कंपाउंड बहुत अजीब था। इसकी दीवारें 18 फीट ऊंची थीं, कोई इंटरनेट या फ़ोन लाइन नहीं थी और घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाया जाता था। CIA को शक हुआ कि हो ना हो लादेन यहीं छुपा है। इस शक को पुख्ता करने के लिए CIA ने एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया। डॉक्टर शकील अफरीदी नाम के एक पाकिस्तानी डॉक्टर की मदद से उन्होंने उस कंपाउंड के बच्चों का DNA सैंपल लेने की कोशिश की ताकि ये साबित हो सके कि वो लादेन के रिश्तेदार हैं। आसमान से CIA के स्टेल्थ ड्रोन्स लगातार उस घर की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने घर के अंदर एक लंबे आदमी को टहलते हुए देखा, जिसे उन्होंने पेसर नाम दिया। उनकी चाल ढाल लादेन से मिलती थी। जब ओबामा ने हरी झंडी दी तो CIA के निर्देशन में नेवी सील्स की टीम ने पाकिस्तान के राडार को चकमा देते हुए रात के अंधेरे में एबटाबाद में घुसपैठ की। सिर्फ 38 मिनट के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को ढेर कर दिया गया और उसका शव लेकर अमेरिकी वापस लौट गए। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI को भनक तक नहीं लगी कि उनके घर के अंदर अमेरिका आकर एक ऑपरेशन कर गया। ये CIA के रिसोर्सेज और प्लानिंग का चरम था। हालांकि CIA की एक बड़ी कमजोरी भी है, वे कई बार तकनीक पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि ज़मीन की हकीकत को समझ नहीं पाते। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने और खरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद CIA ये भांप नहीं पाई कि तालिबान कितनी जल्दी पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने की CIA की रिपोर्ट भी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया नाकामियों में गिनी जाती है। CIA हॉलीवुड फिल्मों में जितनी परफेक्ट दिखती है, असल जिंदगी में उनकी कई गलतियों ने दुनिया को युद्ध की आग में धकेला है। अब आते हैं उस खुफिया एजेंसी पर जो ना हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी शान बघारती है, ना जिसका कोई PR डिपार्टमेंट है और ना ही जिसके ऑपरेशंस पर कोई किताबें लिखी जाती हैं। ये वो एजेंसी है जो दुनिया के सबसे अस्थिर और खतरनाक पड़ोस पाकिस्तान और चीन के बीच भारत की ढाल बनकर खड़ी है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद भारत सरकार को एहसास हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह का काम देख रही थी वो काफ़ी नहीं है। भारत को एक ऐसी डेडिकेटेड एजेंसी चाहिए थी जो सिर्फ देश के बाहर काम करे। 21 सितंबर 1968 को एक महान और रहस्यमय व्यक्ति रामेश्वर नाथ काफ के नेतृत्व में रॉ का गठन हुआ। काफ साहब का मानना था कि एक बेहतरीन जासूस वो है जिसे कोई न जानता हो। रॉ का काम करने का तरीका CIA के हथौड़े और मोसाद के ब्लेड से अलग है। रॉ शतरंज की एक मास्टर खिलाड़ी की तरह काम करती है। रॉ की सबसे बड़ी ताकत है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। सीमित बजट में असंभव को संभव करना और दुश्मन के घर में घुसकर उसी के लोगों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना। रॉ के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा कारनामा जिसे दुनिया की कोई और खुफिया एजेंसी आज तक नहीं कर पाई है, वो है एक नए देश का निर्माण। 1971 में बांग्लादेश का बनना। 1971 से पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों पर पाकिस्तानी सेना जुल्म कर रही थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ आर्यन काफ को बुलाया और कहा कि हमें इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। रॉ ने सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं को मिलाकर मुक्ति वाहिनी नाम की एक गोरिल्ला आर्मी तैयार की।
रॉ के एजेंट्स ने उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और पाकिस्तानी सेना पर अंदर से हमले करवाए। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक कुछ और था। रॉ जानती थी कि जब युद्ध शुरू होगा तो पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक और हथियार हवाई जहाज के जरिए पूर्वी पाकिस्तान भेजे जाएंगे। इस ए रूट को काटना बहुत जरूरी था। जनवरी 1971 में रॉ ने एक ऐसा जाल बिछाया जो दुनिया के खुफिया इतिहास में गंगा हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है। रॉ ने कश्मीर के 2 युवाओं को प्रेरित किया कि वे गंगा नाम के एक पुराने भारतीय यात्री विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर ले जाएं। पाकिस्तानियों ने उन हाईजैकर्स को हीरो मान लिया और उस विमान को आग लगा दी। भारत को बस इसी बहाने की तलाश थी। भारत ने तुरंत इस घटना का हवाला देते हुए पाकिस्तान के सभी नागरिक और सैन्य विमानों के भारतीय एयर स्पेस से उड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी विमानों को श्रीलंका के ऊपर से पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता था। इसी एक कदम ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। जब दिसंबर में असली युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना को रसद और मदद मिलनी बंद हो गई और महज 14 दिन के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में एक खुफिया एजेंसी ने बिना सीधे तौर पर सामने आए एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये रॉ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। रॉ सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि कूटनीति में भी माहिर है। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय पूरी तरह से रॉ का एक ब्लडलेस ऑपरेशन यानी बिना खून बहाए किया गया ऑपरेशन था। सिक्किम का चोग्याल भारत के खिलाफ जा रहा था और उसे चीन का समर्थन प्राप्त था। रॉ ने सिक्किम की जनता के बीच लोकतंत्र की मांग को हवा दी, वहां के राजनीतिक दलों को सपोर्ट किया और एक ऐसा माहौल बनाया कि सिक्किम की जनता ने खुद भारत में विलय की मांग कर दी। भारतीय सेना ने वहां जाकर बिना एक भी गोली चलाए सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। चीन देखता रह लिया और रॉ ने अपना काम कर दिया। लेकिन इस जासूसी की दुनिया की एक बहुत ही स्याह और दर्दनाक हकीकत भी है। जब हम CIA या मोसाद की बात करते हैं तो उनके देशों में जासूसों को हीरो माना जाता है, लेकिन रॉ के जासूस गुमनामी में जीते हैं और गुमनामी में ही मर जाते हैं। क्या आप रविंद्र कौशिक का नाम जानते हैं? रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक 23 साल का आम लड़का था जो थिएटर करता था। रॉ ने उसके टैलेंट को पहचाना, उसे उर्दू सिखाई गई, कुरान की आयतें हटवाई गईं, सुन्नत करवाई गई और उसे नबी अहमद शाकिर बनाकर पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र ने पाकिस्तानी कराची यूनिवर्सिटी से लॉ किया और फिर वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गया। अपनी काबिलियत के दम पर वो एक आम सैनिक से प्रमोट होकर पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक तक पहुंच गया। उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना के अंदर बैठकर उनके सबसे टॉप सीक्रेट दस्तावेज, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी और युद्ध की रणनीतियां रॉ को भेजी। रॉ ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। रविंद्र की दी गई जानकारियों से भारत ने पाकिस्तान की कई चालों को नाकाम किया, लेकिन 1983 में रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा। वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया और उसने यातनाएं सहने के बाद रविंद्र कौशिक का असली नाम उगल दिया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मियां वाली जेल में 16 साल तक भयानक टॉर्चर किया गया। उसे भारत वापस लाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन जासूसी की दुनिया का पहला नियम है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रविंद्र कौशिक को TB और अस्थमा हो गया और 2001 में पाकिस्तान की एक खौफनाक जेल में गुमनामी की हालत में भारत के इस महानतम जासूस ने दम तोड़ दिया। ये कहानी हमें बताती है कि रॉ के जासूस किस हद तक जाकर अपने देश की रक्षा करते हैं बिना किसी मेडल या नाम की चाहत के। अब सवाल आता है उस मुद्दे पर जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, रॉ वर्सेस मोसाद वर्सेस CIA। असली बाप कौन? इस सवाल का जवाब अलग अलग पैमानों पर अलग अलग है। बजट, तकनीक और ग्लोबल रीच। अगर बात पैसे, हाईटेक गैजेट्स और सैटेलाइट से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ड्रोन से मिसाइल दागने की हो तो CIA निर्विवाद रूप से सबसे ऊपर है। CIA के पास जो संसाधन हैं वो किसी और के पास नहीं है। वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं और सरकारें गिरा सकते हैं। इस फील्ड में CIA बाप है। खौफ, टारगेटेड किलिंग और बदला,
यानी रूथलेसनेस और रिवेंज। अगर बात दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने की हो, दुनिया के किसी भी सुरक्षित कोने में घुसकर अचूक हत्या करने की हो, तो मोसाद का कोई सानी नहीं। मोसाद नियमों में नहीं बनती है। उनके पास CIA जितना पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी लगन है जो उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। अगर मोसाद ने आपको अपने रडार पर ले लिया तो आपकी मौत तय है। इस मामले में मोसाद एक बाप है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, रणनीति और साइलेंट ऑपरेशंस, लेकिन जब बात आती है सबसे जटिल और खतरनाक माहौल में काम करने की, तो रौब बाजी मार ले जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए। एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, दूसरी तरफ चीन जैसा विस्तारवादी और ताकतवर दुश्मन। इन दोनों के बीच रहकर बहुत ही सीमित बजट के साथ रॉ जिस तरह से भारत की सुरक्षा करती है वो काबिले तारीफ है। CIA को अफगानिस्तान में विफलता मिली, लेकिन रॉ ने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। रॉ की ताकत तकनीक से ज़्यादा दिमाग में है। वे बिना खून की नदियां बहाए रणनीतिक रूप से दुश्मन को कमज़ोर करने में माहिर हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये तीनों एजेंसियां हमेशा एक दूसरे की विरोधी नहीं होती। जब दुश्मनों का एजेंडा एक होता है तो ये एजेंसियां आपस में हाथ भी मिलाती हैं। 1999 के करगिल युद्ध के समय जब भारत को लेज़र गाइडेड बम और सैटेलाइट इमेजरी की सख्त ज़रूरत थी, तब मोसाद ने रॉ और भारतीय सेना की गुप्त रूप से बहुत मदद की थी। आज के समय में आतंकवाद के खिलाफ रॉ, मोसाद और CIA अक्सर खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि जासूसी की इस रहस्यमयी दुनिया में कोई एक असली बाप नहीं है। ये तीनों एजेंसियां अपने अपने डोमेन की शेर हैं। CIA के पास पैसा और पावर है, मोसाद के पास खौफ और बदला, और रॉ के पास दिमाग और रणनीति। हम रात को अपने घरों में चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे सैनिक जाग रहे हैं, लेकिन हम दिन के उजाले में बेखौफ इसलिए चल पाते हैं क्योंकि अंधेरे में गुमनामी के साए में हमारे ये जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका ना कोई नाम है, ना कोई पहचान और ना ही कोई अंत। ये वो युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। ये पर्दे के पीछे की वो सच्चाई है जिसे आम इंसान कभी नहीं समझ सकता, और शायद यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। तो दोस्तों, ये थी CIA, मोसाद और रॉ की वो खौफनाक दास्तानें जो अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपी रहती हैं। आज हमने देखा कि कैसे कोई एजेंसी पैसे से, कोई खौफ से, तो कोई अपनी खामोश रणनीति से पूरी दुनिया का इतिहास बदल देती है। लेकिन आपके हिसाब से असली बाप कौन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी अगली वीडियो का आधार बनती है। अगर इस वीडियो ने आपके होश उड़ाए हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने और रहस्यमय पन्नों को खोलना चाहते हैं तो अभी डोको हिडिम को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम वो दिखाते हैं जो बाकी सब छिपाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे राज के साथ। तब तक देखते रहिए डोको हिडिम।